अपने पिछले जीवन में मैंने सबसे शक्तिशाली क्लियर सिस्टम अपनी गर्लफ्रेंड स्टेला को दे दिया था और जो सिस्टम सब बेकार मानते थे वह हॉर्ड सिस्टम मैंने खुद के लिए रख लिया था। वह शेल्टर में सुरक्षित छुपी रही और ट्रॉय के साथ आराम से रही जिसे वह हमेशा से चुपचाप चाहती थी। मैं बाहर बंद था, चारों ओर ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ, और मेरी मौत हो गई। इस बार अपने पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले क्लियर सिस्टम पर कब्जा कर लिया, इससे पहले कि कोई और कर पाता। उसे यह नहीं पता कि क्लियर सिस्टम हर इस्तेमाल पर तुम्हारी जीवन शक्ति को चूसता है और मेरा हॉर्ड सिस्टम एक पूरे शहर के सामान को समेटे हुए है। इस बार मैं अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके हिमयुग जैसी तबाही में एक अभेद्य सर्वाइवल किला बनाऊंगा और उसने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब चुकाऊंगा। मैं उस प्रलय के आने से 7 दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। एक असीम शुद्ध सफेद जगह, इसमें रोशनी की धाराएं विज्ञान कथा जैसी किसी चीज की तरह धड़क रही है। मेरे सामने 2 विशाल होलोग्राफिक आइकॉन तैर रहे हैं जो सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। बाईं ओर है हॉर्ड सिस्टम, असीम उपस्थान जिसके अंदर समय स्थिर है, केवल सोच के जरिए सामान निकाला जा सकता है लेकिन इसमें जीवित चीजें नहीं रखी जा सकती। दाईं ओर है क्लियर सिस्टम, यह किसी भी देखी गई बाधा को तुरंत नष्ट कर सकता है लेकिन इसकी कीमत सहन शक्ति से चुकानी पड़ती है। मुझे यह दृश्य जुबानी याद है। यही वह पल है जब स्टेला और मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक साथ अपने सिस्टम्स को जागृत किया था। तब मैं उसकी चिंता करता था, वह हमेशा बहुत नाजुक थी। मैंने सोचा कि हॉर्ड सिस्टम बहुत थकाऊ है, हमेशा इधर उधर भागना और चीजें इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर क्लियर सिस्टम लेने की पेशकश की। हर बार इस्तेमाल करने पर मुझे तेज सिर दर्द होता था लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, रास्ते साफ करता, ज़ॉम्बीज को रोकता, सिर्फ इसलिए ताकि वह आराम से शेल्टर में बैठ सके और हर इनाम पा सके। जब मैं बुरी तरह घायल था और मुझे सख्त मदद की जरूरत थी तो जिसने चाबी पकड़ी थी उसने मुझे बाहर बंद कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। एक उज्जवल मीठी आवाज पुकारती है, पास ही स्टेला अपनी आंखें खोलती है। डेमियन, मैं लाल वाला ले रही हूँ, क्या तुम इसके लिए पक्की हो? डेमियन, हमेशा तुम ही मुझे बचाते आए हो, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। वह स्टोरेज स्पेस तुम्हारे जैसे सतर्क इंसान के लिए ही है, बस सामान संभाल लो। मेरी रक्षा करोगी? मैं मन ही मन हंस पड़ता हूँ। पिछली बार मैं अपने युद्ध कौशल और ताकत से ही सिस्टम संभाल पाया। स्टेला तो बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती। उस सिस्टम का एक बार इस्तेमाल और वह 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी। मैं हाथ बढ़ाकर सुनहरे अनंत प्रतीक को छूता हूँ। सुनहरी रोशनी मुझे घेर लेती है। मेरे मन की गहराई में एक विशाल दरवाजा खुल जाता है। एक अनंत मौन उपस्थान मेरी चेतना में लॉक हो जाता है। इस पल में जो सुरक्षा की भावना मैंने खो दी थी वह फिर से उमड़ आती है। सिस्टम बाउंड, होस्ट डेमियन, क्षमता अनंत संग्रहण, शुरुआती स्तर, कम स्टेबलिंग। प्रलय तक 59 मिनट बाकी हैं। सफेद रोशनी फीकी पड़ जाती है। मैं अपने अपार्टमेंट के चमड़े के सोफे पर अचानक जाग जाता हूँ। मेरे सामने स्टेला भी जाग चुकी है। वह मुस्कुरा रही है, अपनी नई शक्ति को परखने के लिए हवा में हाथ हिला रही है। कॉफी टेबल पर रखा क्रिस्टल एस्ट्रे हवा में गायब हो जाता है। मैं धीरे से एक शब्द कहता हूँ, जाओ। स्टेला की मुस्कान जम जाती है। उसे लगता है उसने गलत सुना है। ये मेरा अपार्टमेंट है, मकान के कागजात पर मेरा नाम है। 10 मिनट में सामान समेटो और निकलो। समझते क्या हो खुद को? मुझे निकाल रहे हो? मेरी सबसे शक्तिशाली क्षमता अभी जागी है। प्रलय आने वाली है। तुम सच में इस वक्त मुझसे टकराना चाहते हो? जब वह दिन आएगा और तुम घुटनों के बल आओगे तो मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना। तो तुम्हारी महान शक्ति बस तुम्हारे घिसे पिटे कपड़े गायब करना है? हाँ, क्या तुम भूल गई? तुम्हारी शक्ति सिर्फ चीजों को मिटा सकती है, ये शून्य से खाना नहीं बना सकती। हाँ, तो क्या हुआ? मेरे पास सामान जुटाने के बहुत तरीके हैं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे पछताना पड़ेगा। ऐसा है क्या? तो फिर शुभकामनाएं। मैंने उसे दरवाजा दिखा दिया। वो जा चुकी है। वो बोझ आखिरकार चला गया। वो सांप जो हमेशा मेरी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार रहती थी, अब मैं आखिरकार बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक 7 दिन बचे हैं प्रलय के आने में। इस वक्त मेरे पास ये डाउनटाउन पेंट हाउस है जिसकी कीमत लगभग 8 मिलियन है। मेरे माता पिता की बचत और निवेश मिलाकर लगभग 3 मिलियन होते हैं। कुल मिलाकर 11 मिलियन। ये तो कहीं से भी काफी नहीं है। एक ऐसा किला बनाने के लिए जो -70 डिग्री तापमान सह सके, ज़ॉम्बी की भीड़ को रोक सके और मिसाइल के सीधे हमले में भी बचा रहे, साथ ही एक व्यक्ति के लिए कई जन्मों तक ऐशो आराम से जीने लायक सामान भी हो। 11 मिलियन से तो शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। मैं पेंट हाउस को ऑनलाइन लिस्ट करता हूँ और जल्दी ही बेच देता हूँ। फिर मैं कुछ प्राइवेट लैंडर्स यानी कि सूदखोरों को फोन करता हूँ। मेरे पास अपनी ID और रेजिडेंसी के कागज तैयार हैं। जब तक पैसा जल्दी मिल रहा है मैं उनकी कोई भी शर्तें मानने को तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में तो दुनिया खत्म होने वाली है। कोई वसूली करने नहीं आएगा। सिर्फ 1 दोपहर में पेंट हाउस 6 मिलियन में बिक जाता है। कंपनी के शेयर 5 मिलियन में नकद करवा लिए। हर ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह इस्तेमाल कर 2 मिलियन और जुटा लिए। कुल नकद रकम हैरान कर देने वाली 16 मिलियन। कल सूदखोरों का पैसा आएगा, कम से कम 3 मिलियन और। अपने बैंकिंग ऐप पर ये आंकड़े देखते हुए मुझे कोई उत्साह नहीं, बस जल्दी की भावना है। पैसा तो बस कागज है, जरूरी सामान ही असली जिंदगी है। मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूँ, उस SUV में बैठता हूँ जिसे मैंने अभी तक नहीं बेचा है और सीधे पश्चिमी उपनगरों के सुनसान कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क की ओर बढ़ जाता हूँ। ये कभी शहर की सबसे बड़ी रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज सुविधा थी। दूर दराज इलाका, चारों ओर खुला मैदान।
रक्षा करना आसान, घुसपैठ करना मुश्किल। सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ एक विशाल भूमिगत कोल्ड स्टोरेज चैम्बर है। थोड़े से बदलावों के साथ ये एक बेहतरीन प्राकृतिक शरण स्थल बन सकता है। ये जगह पूरी तरह से घास फूस से भर गई है। मैं पुराने चौकीदार को मुट्ठी भर सोने के सिक्के देकर 2 हफ्ते के लिए जगह मांगता हूँ। बिना कागजी कार्रवाई, बस चाबी चाहिए। बूढ़ा आदमी लालच में मुस्कुराने लगता है। वह बिना कुछ कहे चाबी मुझे थमा देता है और अपनी ट्राईसाइकिल पर घर चला जाता है। मैं विशाल भूमिगत कक्ष में कदम रखता हूँ। लगभग 3000 वर्ग मीटर, 8 मीटर ऊंचा। सिस्टम, इस जगह को स्कैन करो। स्कैन पूरा हुआ। स्पेस एंकर सक्रिय करो। एक बार एंकर हो जाने के बाद यह जगह सप्लाई के लिए असली दुनिया का ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगी। सारी बाहरी सप्लाई यहाँ सीधे सोच के जरिए टेलीपोर्ट की जा सकती है। लोकेशन सुरक्षित कर ली गई है, अब इसे भरना है। मैं किसी नौसिखिए ज़ॉम्बी कहानी की तरह सुपरमार्केट की ओर नहीं भागता। वो तो बिल्कुल शुरुआती सोच है। इसके बजाय मैं सीधे शहर के सबसे बड़े थोक कृषि बाजार की ओर गाड़ी चलाता हूँ। मैं सड़क की सबसे बड़ी अनाज और तेल की थोक दुकान में दाखिल होता हूँ। मालिक काउंटर के पीछे बैठा है, होंठों के बीच सिगरेट लटक रही है और वह हिसाब किताब देख रहा है। जब मैं अंदर आता हूँ तो वह मुश्किल से ऊपर देखता है। क्या चाहिए? रिटेल तो नीचे वाली सुपरमार्केट में है। मुझे चावल चाहिए। मैं अपने चारों ओर चावल की बोरियों के ऊंचे ढेर को देखता हूँ। प्रीमियम वुचांग चावल का दाम प्रति टन क्या है? कितना चाहिए? आपके पास कितना है? मेरे गोदाम में 50 टन वुचांग चावल, 100 टन स्टैंडर्ड नॉर्थ ईस्ट चावल, 80 टन आटा है। कैंटीन के लिए खरीद रहा हूँ। मैं एक काली कार्ड निकालता हूँ और उसे उसकी चिकनी काउंटर पर पटक देता हूँ। मुझे सब चाहिए। खाना पकाने का तेल, सूखी नूडल्स, मिश्रित अनाज, जो भी आपके पास स्टॉक में है, सब कुछ। इसके अलावा 3 दिनों के भीतर मुझे और 500 टन चावल और 300 टन आटा उपलब्ध कराओ। सिर्फ नई फसल चाहिए, पुराना स्टॉक नहीं चलेगा। भाई, यहाँ बात 10 मिलियन से भी ज्यादा की हो रही है। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? एक शर्त है, सारा माल उस पते पर पहुंचा देना जो मैं दूंगा। जैसे ही माल उतरे, तुम्हारे लोग तुरंत वहां से चले जाएं। कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मालिक का चेहरा लाल पड़ जाता है। हाल ही में कारोबार बहुत मंदा चल रहा है। ऐसा सौदा तो ऊपर वाले का तोहफा है। मैं अभी अपने लोगों को लोडिंग शुरू करने के लिए कहता हूँ। अभी के अभी। अगले 3 घंटों में पूरा थोक बाजार अफरा तफरी में डूब जाता है। फल, मांस, घरेलू सामान, मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ। जैसे ही रात होती है, भारी ट्रकों का पहला काफिला पश्चिमी उपनगर की उस सुनसान फैक्ट्री में गड़गड़ाता हुआ पहुंचता है। विशाल भंडारण कक्ष में सामान के पहाड़ जैसे ढेर लग जाते हैं। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के पहाड़ के पास जाता हूँ, अपना हाथ उठाता हूँ, बोरे पर हथेली रखता हूँ और कहता हूँ, स्टोर। 50 टन चावल हवा में गायब हो जाता है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपना मन सिस्टम स्पेस में डुबो देता हूँ। उस अनंत सफेद शून्य में 50 टन चावल चुपचाप तैर रहा है, बिल्कुल उसी आकार में जैसा वह कुछ पल पहले था। एक भी दाना हिला नहीं है। यहाँ समय नहीं चलता। जो भी यहाँ जाता है वह बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा था। यह एहसास सब कुछ नियंत्रित करने का, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का नशे जैसा है। लेकिन सर्वनाश में खाना ही एकमात्र प्राथमिकता नहीं है। एक चीज और भी ज्यादा जरूरी है, गर्मी। -60 डिग्री। अगर गर्मी का स्रोत ना हो तो यह खाना भी जमी हुई चट्टान जैसा हो जाएगा और मैं खुद बर्फ की मूर्ति बन जाऊंगा। मैं अपने उस दोस्त को फोन करता हूँ जो कोयले का कारोबार करता है। घोस्ट, मुझे कोयला चाहिए। एंथ्रासाइट, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, 10,000 टन। साथ ही इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर और सोलर पैनल, इतने कि इस फैक्ट्री की छत का हर वर्ग मीटर ढक जाए। मैं सिर्फ 10 जिंदगियों के लिए खाना जमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस जगह को एक तापमान नियंत्रित किले में बदल रहा हूँ जिसे परमाणु बम भी नहीं तोड़ सकता। तभी मेरा फोन बजता है। स्टेला का एक मैसेज आया है। ये एक फोटो है। फोटो में वो और ट्रॉय एक हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे हैं। उनके बीच फोई ग्रा और रेड वाइन सजी हुई है। बेचारा डेमियन, बाहर निकाल दिए जाने के बाद मुझे यकीन है कि तुम इंस्टेंट नूडल्स पर जिंदा हो। ट्रॉय और मैं अपनी नई शुरुआत का जश्न मना रहे हैं। अगर अभी घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें एक टुकड़ा ब्रेड फेंक दूं। हाँ, मजे करो, अच्छा खाओ। ये तुम्हारा आखिरी डिनर होगा। मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ और अपना फोन बंद कर देता हूँ। विस्तृत फैक्ट्री फ्लोर पर वेल्डिंग की चमकदार चमकें बेतहाशा चमक रही हैं। कटिंग मशीनों की तेज चीखती आवाज हवा में गूंज रही है। मैं दूसरी मंजिल पर लटके लोहे के वॉकवे पर खड़ा हूँ। मेरी उंगलियों के बीच एक ताजा सुलगती सिगरेट है। बॉस, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक घनी स्पेसिफिकेशन से भरे ब्लूप्रिंट को घूरता है। उसका चेहरा अविश्वास से बिगड़ा हुआ है। आप हर सतह पर 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन चाहते हैं जिसमें 20-20 मिलीमीटर की 2 परतों वाली बैलिस्टिक स्टील प्लेटिंग लगी हो। क्या आप किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बंकर बना रहे हैं? सिर्फ 2 एयर इनटेक, दोनों में NBC फिल्ट्रेशन सिस्टम। भाई, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। पैसे पहले ही आपके अकाउंट में हैं। 5 मिलियन एडवांस। मुझे ये काम 3 दिन में चाहिए। एक नियम है, क्यों मत पूछो, कोई फोटो नहीं, ऑनलाइन कुछ पोस्ट नहीं करना। हैक का गला जोर से ऊपर नीचे होता है। ये उसकी आमदनी के 2 पूरे सालों के बराबर है, एक ही बार में। बॉस, आप तो मेरे लिए लगभग पिता समान हैं। हैक अपने सीने पर ऐसे थपथपाता है जैसे युद्ध का ड्रम बजा रहा हो, फिर घूमकर मजदूरों की ओर गरजता है। सभी लोग जल्दी करो, अगली सिटी में जो तियांगोंग डेवलपमेंट है वहां से इंसुलेशन पैनल्स उतार लाओ। अगर कोई परेशानी करे तो उसे पैसे देकर मना लो। जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ एक शेल्टर नहीं है, ये एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र है जो बाहर की मरती हुई दुनिया से पूरी तरह अलग है। मैं फैक्ट्री के एक कोने की ओर चलता हूँ। एक नई खास खेप का माल अभी अभी पहुंचा है। भारी लकड़ी के बक्से उखाड़कर खोले जाते हैं जिनमें से गहरी ठंडी धातु की चमक झलकती है।
ये साधारण स्टील नहीं है, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास हैं, जिन्हें ऐसे रास्तों से मंगवाया गया है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। महामारी के शुरुआती दिनों में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी नहीं होते, वो लोग हैं। जब भूख और ठंड इंसानों को जानवर बना देती है तो आम शटर भी भीड़ के सामने कागज से बेहतर नहीं होते, लेकिन कुछ हजार वोल्ट बिजली बहुत जल्दी तमीज सिखा देती है। सिस्टम, इन सभी सामग्रियों को स्टोर करो, फिर उन्हें ब्लूप्रिंट के अनुसार जगह जगह लगाओ। मजदूर भारी काम संभाल सकते हैं, लेकिन मुख्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं सिस्टम पर ही भरोसा करता हूँ। जब मजदूर लोग खाने के ब्रेक पर होते हैं, मैं एक सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। वो विशाल ब्लास्ट प्रूफ ग्लास पैनल गायब हो जाते हैं। दर्जनों टन सामग्री एक पल में गायब हो जाती है। फिर सिस्टम की सटीकता के साथ वे फैक्ट्री की छत पर बने स्काईलाइट के खुले हिस्सों में पूरी तरह फिट हो जाती है। ऐसा ऑपरेशन सिर्फ क्रेन के घंटों का काम ही नहीं बचाता, ये वह सटीकता हासिल करता है जो किसी भी इंसानी हुनर से संभव नहीं। संरचनात्मक काम पूरा हो गया है, अब अंदरूनी हिस्से की बारी है। मैं साइड से निकलता हूँ, सीधे शहर के सबसे बड़े होम फर्निशिंग्स एक्सपो सेंटर की ओर जाता हूँ। अगर मुझे इस अभागे प्रलय में जीना है तो मैं राजा की तरह जीऊंगा। जीवन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं। स्मार्ट फर्नीचर, सबसे बेहतरीन लग्जरी सामान, मैं जो भी देखता हूँ सब खरीद लेता हूँ। सेल्स एसोसिएट मेरे पीछे पीछे चलती है, चेहरे पर जमी हुई मुस्कान, उसकी कलम नोटपैड पर दौड़ती रहती है और वह मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई भाग्य का देवता हूँ। फर्नीचर के बाद मैं एक आउटडोर इक्विपमेंट स्टोर की ओर बढ़ता हूँ। यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। टॉप ग्रेड पोलर सर्वाइवल सूट जो -80 डिग्री तक के लिए रेटेड हैं, 50 सेट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। टैक्टिकल बूट्स, हीटेड ग्लव्स, स्की गॉगल्स, आइस एक्सेस, मल्टी टूल और ट्रेंचिंग टूल्स, उस दीवार पर टंगे हर एक सामान और वे सभी सेल्फ हीटिंग मिलिट्री राशन के पैकेट, सब कुछ ले लेता हूँ। खरीदारी के बीच में मेरे पीछे VIP लाउंज से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ओह बेब, तुम्हें यह जैकेट कैसी लग रही है? ये थोड़ी महंगी है, 3000 से भी ज्यादा। मैं रुकता हूँ और धीरे धीरे अपना सिर घुमाता हूँ। स्टेला अपने ऊपर एक गुलाबी फ्लीस जैकेट रखे हुए है, जबकि ट्रॉय पास में बैठा बोरियत से अपना फोन स्क्रॉल कर रहा है। स्टेला, हमें अभी अपने खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। डेमियन ने अपार्टमेंट बेच दिया और हमें एक भी पैसा नहीं दिया। हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं उनकी परवाह नहीं करता। कुछ ही दिनों में वे आवारा कुत्तों से भी बुरी हालत में जी रहे होंगे। ठंडे भंडारण स्थल पर वापस निर्माण की गति हैरान कर देने वाली है। सिर्फ एक दिन में खुला और ठंडी हवा से भरा कारखाना एक मजबूत किले में बदल गया है। मोटी इंसुलेशन हर इंच दीवार को ढक रही है और चांदी जैसी थर्मल फिल्म रोशनी में चमक रही है। हर खिड़की को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिर्फ मजबूत बुलेट प्रूफ निगरानी झिर्रियां ही बाकी हैं। प्रवेश द्वार पर 3 स्टील के धमाका रोधी दरवाजे हैं, हर एक 2 टन का है। हेक मुझे एक तरफ ले जाकर लकड़ी का डिब्बा थमाता है। बॉस, आपकी चीज, इसे ढूंढना मुश्किल था। ये फायर डिपार्टमेंट की पुरानी कुल्हाड़ी है जिसे फिर से धार दी गई है। अब ये किसी भी दरवाजे को चीर देगी। मैं डिब्बा खोलता हूँ। अंदर एक जेट काली टैक्टिकल कुल्हाड़ी रखी है जिसकी आकृति क्रूर और खूबसूरत दोनों है। ब्लेड ठंडी चमक के साथ रोशनी पकड़ता है। हैंडल पर पकड़ के लिए पैराकॉर्ड लिपटा हुआ है। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाता हूँ। जैसे ही आखिरी निर्माण ट्रक निकलता है, विशाल लोहे का दरवाजा उसके पीछे धीरे धीरे बंद हो जाता है। मैं इस स्टील के किले के बीचों बीच खड़ा हूँ जो अब पूरी तरह मेरा है और मेरे चारों ओर भरे हुए सामान के पहाड़ों का निरीक्षण करता हूँ। बाईं ओर है फूड जोन, जहाँ 1000 टन चावल, आटा और खाना पकाने का तेल रखा है जो 100 साल तक चल सकता है। दाईं ओर है ऊर्जा क्षेत्र, जहाँ डीजल के ड्रम, एंथ्रासाइट कोयले के पहाड़ और सौर बैटरी की कतारें लगी हैं। बीच में है रहने का क्षेत्र, जहाँ अनखुले लग्जरी फर्नीचर, उच्चतम श्रेणी के उपकरण, गेम डिस्क और किताबें रखी हैं। पैसे से वैध तरीकों से जो कुछ भी खरीदा जा सकता था उसकी सीमा तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरी सब स्पेस अभी भी आधी खाली है। अगर मैं इसे खरीद नहीं सकता तो मैं इसे ले लूंगा। मैं काले टैक्टिकल सूट में बदलता हूँ, नाइट विजन गॉगल्स पहनता हूँ और टैक्टिकल कुल्हाड़ी अपनी बेल्ट में लगा लेता हूँ। लक्ष्य ईस्ट हार्बर बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, जो शहर का सबसे बड़ा आयात निर्यात केंद्र है। हजारों शिपिंग कंटेनर डॉक पर इमारतों की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, जो दुनिया के हर कोने से आए प्रीमियम सामानों से भरे हैं। ऑस्ट्रेलियाई बीफ, फ्रेंच वाइन, जापानी वाग्यू, यहाँ तक कि पूरी खेप आयातित लग्जरी कारों की भी। इस वक्त मैं एक अंधे स्थान में झुका हुआ हूँ, छाया में छिपा हुआ, जैसे कोई तेंदुआ शिकार करने के लिए तैयार बैठा हो। सिस्टम फुल रेंज स्कैन मोड सक्रिय करो। एक अदृश्य तरंग मुझसे बाहर की ओर फैलती है। पलक झपकते ही 500 किलोमीटर के दायरे को ढक लेती है। अनगिनत रोशनी की बिंदियां मेरे दिमाग में चमक उठती हैं। हर एक शिपिंग कंटेनर है और हर एक पर उसके सामान की पूरी सूची टैग की गई है। जैसे ही मैं दवाइयों को देखता हूँ, मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। महाविनाश के समय एंटीबायोटिक्स का एक पैकेट सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। एक सोच के साथ दवाइयों से भरा विशाल कंटेनर उसकी स्टील की खोल समेत डॉक से गायब हो जाता है और सीधे मेरी सब स्पेस में चला जाता है। सुरक्षा कैमरे अपने टाइमर पर घूमते रहते हैं। गार्ड अपनी बूथ में ऊँघ रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उसी एक पल में करोड़ों की रणनीतिक आपूर्ति का मालिक बदल गया। मैं एक भूत की तरह चलता हूँ, कंटेनरों की घाटी में बहता हुआ, और अपनी उंगलियों के हर झटके पर वे एक एक करके गायब हो जाते हैं।
फिर मेरी नजर कुछ अनपेक्षित पर पड़ती है। निर्यात के लिए तैयार ऑल टेरेन स्नोमोबाइल्स का एक बैच, 20 स्नोमोबाइल्स जो जमी हुई महाविनाश के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। मेरे होंठों के कोने पर एक मुस्कान तैर जाती है। मैं एक भी नहीं छोड़ता, सब ले लेता हूँ। जैसे ही मैं जाने ही वाला होता हूँ, इंजनों की गर्जना रात को चीरती हुई सुनाई देती है। कई काले रंग की संशोधित एसयूवी तेजी से बंदरगाह में घुसती है। पास के एक छिपे हुए गोदाम के सामने फिसलती हुई रुक जाती है। दरवाजे खुलते ही दर्जन भर टैटू और डंडों वाले आदमी बाहर निकले। कुछ के पास बंदूकें भी थीं। सबसे आगे एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी साथियों पर चिल्लाया, जल्दी करो, ड्रैगन का हुक्म है, खेप आज रात ही निकलनी चाहिए, पुलिस पास ही है। जिन क्रेट्स को वे उठा रहे हैं उन पर बड़े बड़े खतरनाक सामग्री के चेतावनी चिन्ह लगे हुए हैं। मैं अपनी आंखें संकीर्ण करता हूँ और सिस्टम का लॉन्ग रेंज स्कैन सक्रिय करता हूँ। स्कैन के नतीजे, TNT विस्फोटक, डेटोनेटर, औद्योगिक अमोनियम नाइट्रेट। ये एक तस्करी का ऑपरेशन है जिसे ब्लैक शार्क गैंग चला रही है, जो शहर की सबसे ताकतवर आपराधिक संगठन है। अपने पिछले जीवन में ब्लैक शार्क गैंग ने सर्वनाश के शुरुआती दिनों में अपनी ताकत के दम पर शहर के केंद्रीय स्टेडियम पर कब्जा कर लिया था और कुख्यात ब्लैक शार्क कैंप की स्थापना की थी। अपने पिछले जीवन में मैं मुड़कर भाग जाता, लेकिन अब ये तो मेरे दरवाजे पर खुद चलकर आया हुआ तोहफा है। चूंकि हमारी राहें टकरा गई हैं, तो अब यह मैं ले लूंगा। मैं चुपचाप सिस्टम की स्पैटियल अवेयरनेस का सहारा लेकर गोदाम के पीछे की ओर घूम जाता हूँ। यहाँ से गोदाम पूरी तरह सिस्टम की रिट्रीवल रेंज में आ जाता है। सिस्टम, उस गोदाम में मौजूद हर विस्फोटक को लॉक कर दो, सारा का सारा ले लो। गोदाम के अंदर क्रेट्स उठा रहे लोगों को अचानक एक झटका महसूस होता है। उनके हाथों में पकड़े भारी बक्से बस अचानक गायब हो जाते हैं। सिर्फ वही नहीं जो वे उठा रहे थे, बल्कि फर्श पर रखे दर्जनों क्रेट्स, डिटोनेटरों से भरे तिजोरियां, सब कुछ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। मृत सन्नाटा। दर्जन भर गैंगस्टर आधे उठे हुए, सिर्फ हवा को पकड़ते हुए हैरानी में एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये पल बेहद अजीब है। ड्रैगन, सब चला गया, सब कुछ गायब हो गया। कौन, किसने किया ये? सामने आओ। वह अपनी हैंडगन निकालता है और उसे खाली हवा में बेतहाशा लहराता है। तब तक मैं पहले ही जा चुका हूँ। उसी दिन मौसम विभाग एक नीला शीतलहर अलर्ट जारी करता है। कल तक तापमान में 10 से 15 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। लोग सोचते हैं बस एक परत और पहन लो। मैं फिर बाहर नहीं जाता। मैं किले के अंदर ही रहता हूँ। हर दरवाजा और खिड़की वेल्डिंग से बंद कर दी गई है। सिर्फ मुख्य प्रवेश द्वार ही बचा है। डीजल जनरेटर गर्म किए जा चुके हैं, किसी भी समय चालू होने के लिए तैयार हैं। पहला एंथ्रासाइड का ढेर पहले ही विशाल फायरप्लेस में लगा दिया गया है। लिविंग रूम की मेज पर मैंने एक तांबे की हॉट पॉट लगाई, पोर्ट से लाई गई ग्रेड 9 वाग्यू को स्लाइस किया, ताजी सब्जियां धोई और उसके बगल में ठीक से डिकैंट की हुई लाफिट की बोतल रखी। मैं अपना फोन खोलता हूँ और आखिरी बार सोशल मीडिया चेक करता हूँ। स्टेला ने 1 घंटे पहले अपनी एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वह एक पतली शाम की ड्रेस में खुले टेरेस पर खड़ी है। उसके पीछे जगमगाता शहर का स्काईलाइन है। कैप्शन में लिखा है, सर्दी आ रही है लेकिन मेरा दिल गर्म है। सरप्राइज के लिए धन्यवाद। भविष्य उज्जवल दिख रहा है। कुछ लोग अपने गंदे पैसों के साथ सड़ सकते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ और एक कमेंट छोड़ता हूँ, ठंडी हवा का आनंद लो, ये आखिरी है जो तुम कभी महसूस करोगी। मैं अपना सिम कार्ड निकालता हूँ और उसे फायरप्लेस में फेंक देता हूँ। ठीक उसी समय बाहर हल्की बूंदाबांदी रुक जाती है। फिर धमाका। पिंग पोंग बॉल के आकार का एक ओले का गोला ब्लास्ट प्रूफ कांच से जोरदार भारी आवाज के साथ टकराता है। इसके बाद ओलों की बौछार शुरू हो जाती है, जो बंदूक की गोलियों की तरह गिरती है और उसके पीछे तेज तूफानी हवा चल रही है। तापमान तेजी से गिरने लगता है। मेरी स्क्रीन पर एक इमरजेंसी अलर्ट चमकता है। ब्रेकिंग। एक विनाशकारी पोलर वर्टेक्स घटना अगले 3 घंटों में वैश्विक तापमान को 50 डिग्री तक गिरा रही है। सभी नागरिकों को तुरंत अपने घर लौटना अनिवार्य है। ये कोई अभ्यास नहीं है। 10 मिनट। बाहर की दुनिया का रंग बदल जाता है। हवा और बर्फ सड़कों पर कहर बरपाती है। ये कोई नरम रोमांटिक बर्फ के फाहे नहीं है, बल्कि बर्फ की धारदार किरचें हैं जो खुले में पड़ी हर चीज को चीर फाड़ रही हैं। मैं किले के मॉनिटरिंग रूम में बैठा हूँ। दर्जनों लाइव स्क्रीन पर बाहर की दुनिया को अनफोल्ड होते हुए देख रहा हूँ। फैक्ट्री शहर के बाहरी इलाके में है, लेकिन हाई डेफिनेशन कैमरों के जरिए मैं दूर हाईवे पर हो रही तबाही देख सकता हूँ। सड़क की सतह कुछ ही मिनटों में काली बर्फ से ढक गई है। बाहर का तापमान पहले ही -30 डिग्री से नीचे गिर चुका है और हर मिनट 1 डिग्री की दर से और भी गिर रहा है। इसी बीच शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में स्टेला अपनी नई खरीदी हुई कश्मीरी कंबल में लिपटी हुई है और फिर भी बुरी तरह कांप रही है। उसका कभी बेदाग चेहरा अब मरणासन्न सा पीला है। उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं। पूरी इमारत की हीटिंग सिस्टम अभी अभी बंद हो गई है। पाइप फट गए हैं। इंडोर तापमान पहले ही -5 डिग्री तक गिर चुका है। कुछ करो, हम ठंड से मर जाएंगे। वह अपने बगल में बैठे ट्रॉय को धक्का देती है। चिल्लाओ मत, मुझे भी ठंड लग रही है। मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? हैंड वार्मर ढूंढो, जल्दी करो। वे हर दराज और बैग में तलाश करते हैं। उनके पास कुल मिलाकर 10 से भी कम हैंड वार्मर बचे हैं, जो रात भर के लिए काफी नहीं है। रुको डेमियन। ट्रॉय की आंखों में अचानक एहसास की चमक आ जाती है। डेमियन के पास पैसे हैं। वह जरूर किसी होटल में होगा या उसने हीटिंग का सामान खरीदा होगा। उसे फोन करो जल्दी। स्टेला इस उम्मीद को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। नंबर डायल करते हुए उसकी उंगलियां कांप रही हैं। हमें खेद है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल बंद है। स्टेला गुस्से में अपना फोन सोफे पर फेंक देती है। उस कमीने ने सच में अपना फोन बंद कर दिया।
रुको, मुझे याद आया। क्या उसने पश्चिमी उपनगरों का जिक्र नहीं किया था? उसने कहा था कि उसने वहाँ एक फैक्ट्री किराए पर ली है। वह यकीनन वहीं छिपा हुआ है। चलो उसे ढूंढते हैं। इस बर्फीले तूफान में अगर हम नहीं गए तो वैसे ही मर चुके हैं। दोनों अपने पास मौजूद हर कपड़ा पहनकर सीढ़ियां उतरते हैं और कार में जा बैठते हैं। चालू करो पश्चिमी उपनगरों की ओर। उसे बर्फ में घुटनों के बल बैठाकर मुझसे माफी मंगवाऊंगी कि उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। वापस पश्चिमी उपनगरों में मैं निगरानी कैमरे की एक फीड पर नजर रख रहा हूँ। कुछ आवारा कुत्ते एक साथ सिमटकर कांप रहे हैं। फिर उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनके दांत मेरी आंखों के सामने लंबे होने लगते हैं। ये कोई साधारण वायरस नहीं है, ये है परमाफ्रॉस्ट जॉम्बी वायरस। मैं समय देखता हूँ। मेरे अनुमान के अनुसार स्टेला और ट्रॉय को यहाँ पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, ये मानते हुए कि वे रास्ते में ठंड से नहीं मरेंगे या जॉम्बियों द्वारा खा नहीं लिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वे पहुंच जाएंगे। इस शो को दर्शक मिलना चाहिए। मैं खड़ा होता हूं और नियंत्रण पैनल की ओर चलता हूं। मैं लाल बटन दबाता हूं। कॉम्बैट डिफेंस मोड स्तर 1 सक्रिय करें। बाहरी घेरे की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस एक पल में ही जीवित हो उठती है। बिजली की नीली चमकें बर्फीले तूफान में शिकार की प्रतीक्षा करती एक विशाल जाल की तरह चमकती और फड़कती है। और उस जाल के पीछे मैं अपनी वाइन का गिलास स्क्रीन पर दिख रहे तूफान की ओर उठाता हूँ। एक शांत टोस्ट। बर्फीला तूफान अब एक सफेद तबाही बन चुका है। दृश्यता 5 मीटर से भी कम है। हवा ऐसे चीख रही है जैसे 10,000 स्टील की तलवारें हवा को चीरती हुई निकल रही हों। एक सफेद BMW X5 आधे मीटर बर्फ में दबी सड़क पर नशे में धुत आदमी की तरह रेंग रही है। हम अभी तक वहां पहुंचे क्यों नहीं? तुमने कहा था कि यह सिर्फ 20 किलोमीटर है। चुप रहो। स्टीयरिंग व्हील पर ट्रॉय के हाथ सुन्न हो चुके हैं। ठंड के कारण नीले बैंगनी पड़ गए हैं। नेविगेशन कह रहा है कि ये ठीक सामने है। मुझे बस सड़क दिखाई नहीं दे रही है। एक तेज दरार की आवाज। गाड़ी अचानक जोर से नीचे की ओर झटके से गिरती है। फिर इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीच जमी हुई सख्त बर्फ की एक धार पर फंस गया है। इस तापमान में ड्राइव शाफ्ट पूरी तरह से भंगुर होकर टूट जाता है। गाड़ी अब मर चुकी है। ट्रॉय निराशा में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारता है और उसकी मुट्ठी जमी हुई चमड़े की कवर से टकराती है, जिससे उसके दांतों के बीच से दर्द की एक सिसकारी निकलती है। स्टेला चिल्लाती है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो, तुम बेकार इंसान? बाहर निकलो। वो जो सामने काली आकृति है वही फैक्ट्री होनी चाहिए। हम पैदल चलते हैं। जब फैक्ट्री की विशाल छाया आखिरकार बर्फीले तूफान के बीच उनके सामने उभरती है तो दोनों घुटनों के बल रेंगते हुए लगभग उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन जो दृश्य उनका स्वागत करता है वह उन्हें स्तब्ध कर देता है। ये कोई छोड़ी हुई फैक्ट्री नहीं है, ये लोहे का किला है। डेमियन, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खाए लें। स्टेला ने खुद को विशाल ठोस स्टील के दरवाजे पर झोंक दिया और दोनों मुट्ठियों से उस पर प्रहार करने लगी। मैं अपने चमड़े के सोफे पर लेटा हुआ हूँ और मेरे सामने निगरानी स्क्रीनों से भरी पूरी दीवार है। 2 धुंधली लाल रंग की गर्मी की लकीरें द्वार से ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे 2 दयनीय मक्खियां हों। मैंने लाफिटे के अपने अभी अभी परोसे गए गिलास को घुमाया। मेरे बगल में रखे छोटे तांबे के बर्तन में गहरे लाल रंग का शोरबा उबल रहा है। आंतें उबलते हुए शोरबे में ऊपर नीचे तैर रही हैं, जिससे हवा में एक मदहोश कर देने वाली मसालेदार सुगंध फैल रही है। सिस्टम बाहरी स्पीकर को सक्रिय करें। ये सक्रिय हो गया है। वहाँ कौन है? आधी रात को दरवाजे पीटना। क्या आपको नहीं पता कि इससे शांति भंग होती है? डेमियन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। खुलना। यहाँ बहुत ठंड है। हम मरने वाले हैं। आंत के ये टुकड़े थोड़े ज्यादा पक गए हैं। मैं रुकता हूँ। माफ कीजिए, कौन बोल रहा है? बाहर स्टेला का दम घुटने लगता है। वह बाहर ठंड से कांप रही है और वह अंदर बैठकर हॉट पॉट खा रहा है, आंत के साथ। मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं। ये स्टेला है। दरवाजा खाए लें। अंदर पहुंचने के बाद मैं सब कुछ समझा दूंगा। ये सब एक गलत फहमी थी। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और माइक उठा लिया। थप्पड़ एक गलत फहमी थी। मुझे बाहर निकालना भी एक गलत फहमी थी। या मुझे तुम्हारे दरवाजे के सामने कुत्ते की तरह मरने देना, क्या वो भी एक गलत फहमी थी? वो गुस्से में कही गई बातें थीं। डेमियन, तुम एक मर्द हो। इतने छोटे दिल के क्यों हो? पहले मुझसे गलती हुई थी, मैं मानता हूँ। अब मैं माफी मांग रहा हूँ। अगर माफी से सब हल हो जाता तो कानूनों की जरूरत नहीं होती। सिस्टम तो है ना? क्या ये दरवाजा आपको परेशान कर रहा है? इसे साफ करो। अच्छा, अगर तुम इसे नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोल लूंगा, और मेरे पास गिड़गिड़ाने की हिम्मत मत करना। स्टेला की आंखों में ठंडे गुस्से की एक झलक दिखाई देती है। वह गहरी सांस लेती है। उसकी उंगलियां आधी जम चुकी हैं और मुश्किल से चल रही हैं। फिर भी वह हथेली दरवाजे पर जोर से मारती है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होते ही उसकी हथेली से लाल रोशनी का विस्फोट हुआ और पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया। लेकिन दरवाजा गायब नहीं होता। इसके बजाय लाल रोशनी किसी अदृश्य चीज से टकराती है और सीधा वापस उछल जाती है। झटके की लहर से स्टेला का हाथ सुन्न हो जाता है और वह लड़खड़ाकर पीछे गिरती है और जोर से बर्फ में गिरती है। सिस्टम चेतावनी, लक्ष्य की घनता सीमा से अधिक है। लक्ष्य उच्च स्तरीय ऊर्जा से मजबूत किया गया है। जबरदस्ती हटाने पर जीवन शक्ति खर्च होगी। मेरी हंसी बाहरी स्पीकर से बिना किसी दया के गूंज उठती है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो दरवाजा एरोस्पेस ग्रेड मिश्र धातु से बना है, जिसकी कीमत 50 लाख है, और ऐसा लगता है कि मेरी प्रणाली स्वाभाविक रूप से तुम्हारी प्रणाली का मुकाबला करती है। तुम्हारी स्पष्ट शक्ति मेरी होड़ प्रणाली द्वारा मजबूत की गई किसी भी चीज को छू भी नहीं सकती। एक सिसकारी आती है और स्पीकर बंद हो जाता है। फिर गेट के ऊपर की फ्लड लाइट्स जल उठती हैं। 2 तेज रोशनी की किरणें सीधे उनके चेहरे पर पड़ती हैं। वे आंखें नहीं खोल पा रहे। हड्डियों तक चुभती ठंड में स्टेला उस बंद दरवाजे को घूरते हुए गहरी निराशा में है। आधा घंटा बीत गया।
स्टेला और ट्रॉय वहां से गए नहीं, इसलिए नहीं कि वे चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे जा नहीं सकते थे। गाड़ी बंद हो चुकी है। यहाँ इस वीराने में वापस पैदल जाना मौत का फरमान है। ठीक उसी समय उनके सिर के ऊपर कहीं से एक यांत्रिक गूंज शुरू होती है। वे अपने चेहरे ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। दीवार से 3 मीटर ऊपर एक वेंटिलेशन डक्ट धीरे धीरे खुलता है और एक इतनी समृद्ध और तीव्र खुशबू बाहर आती है कि वह लगभग आध्यात्मिक सी लगती है। बीफ टेलो हॉट पॉट ब्रॉथ में उबलते हुए भेड़ के मांस की खुशबू मिली हुई है, जिसमें ताजा हरे प्याज की हल्की सी महक भी घुली हुई है। सड़न और जमी हुई हवा की इस दुनिया में वह खुशबू स्वर्ग से आई हुई एक प्रलोभन जैसी है। स्टेला अनायास ही निगल जाती है। उसका गला पूरी तरह सूख चुका है। ट्रॉय के पेट से जोरदार गुर्राहट निकलती है। भूख लगी है? वही आवाज फिर से, मुलायम लेकिन निर्दयी। मैं दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा हूँ, आधा खाया हुआ हॉट पॉट का कटोरा हाथ में लिए, नीचे मरते हुए 2 लोगों को उसी शांत उदासीनता से देख रहा हूँ जैसे कोई आवारा कुत्तों को बचा खुचा मांगते हुए देखता है। कृपया बस एक निवाला, हॉट ब्रॉथ की बस एक घूंट। आखिरकार ट्रॉय टूट जाता है। गरिमा, अभिमान, जीवित रहने की प्रवृत्ति के सामने ये सब बेमानी है। वह बर्फ में घुटनों के बल गिर जाता है और मेरी ओर बेतहाशा सिर झुकाता है। मैं मुस्कुराता हूँ और बेपरवाही से अपनी चॉपस्टिक से ताजा पकी बीफ की एक स्लाइस उठाता हूँ, फिर उसे छोड़ देता हूँ। वह बर्फ में एक गीली सी आवाज के साथ गिरती है, ठीक उनके सामने, और गंदी कीचड़ में समा जाती है। ट्रॉय उसे पाने के लिए पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति पर झपटता है, लेकिन स्टेला उससे तेज है। ये महिला, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एवियन पानी से कम कुछ नहीं पीती थी, अब जंगली जानवर की तरह झपटती है। गंदी बर्फ में सना हुआ मांस उठा लेती है और बिना फूंक मारे उसे अपने मुंह में ठूंस लेती है। गर्मी से जीभ झुलसने पर भी वह उसे थूकती नहीं और सीधे निगल लेती है। अच्छा लगा? स्टेला सिर हिलाती है, आंसू बह रहे हैं और वह अपनी हालत से बेखबर है। अच्छा लगा, ये जानकर खुशी हुई। और लो, मैं बचा हुआ खाना, हड्डियां, काली मिर्च के दाने, मिर्च की छिलके और कुछ भीगी मुरझाई हुई पत्तियां एक टब में उठाता हूँ और ऊपर की खिड़की से सब कुछ सीधे उस छोटे सुरक्षित कोने में उंडेल देता हूँ जहाँ वे लोग दुबके हुए हैं। -40 डिग्री पर उबलता तरल गिरते ही बर्फ बन गया। सूखी जमीन अब फिसल पट्टी है। मैंने कहा, खाना हो गया तो भागो। मेरा सिस्टम कुछ आगंतुकों को ट्रैक कर रहा है। शायद गंध उन्हें यहाँ खींच लाई है। इससे पहले कि वे इस बात को समझ पाते, आगे चल रहे बर्फीले तूफान में चमकती हरी आंखों का एक समूह अचानक प्रकट हो उठा। एक धीमी कर्कश गुर्राहट हवा के साथ उनकी ओर बढ़ती है। विकृत ज़ॉम्बी कुत्ते। दौड़ो दौड़ो! ट्रॉय ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। स्टेला का हाथ पकड़कर वह भाग गया, लेकिन जमीन पर बर्फ की एक चादर बिछी हुई है। दोनों के पैर फिसल जाते हैं और वे मुंह के बल बर्फ में गिर पड़ते हैं। बस वही एक ठोकर काफी थी। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता पहले ही उन पर आ चुका है। एक विकृत तिब्बती मास्टिफ, जो सांड जितना विशाल है। उसकी सड़ी गली चमड़ी पर बर्फ जमी हुई है। उसका खुला जबड़ा ट्रॉय की जांघ पर कसकर बंद हो जाता है। ट्रॉय किसी मरते हुए आदमी की तरह चीखता है। हताशा में उसकी आंखों में कुछ ठंडा चमकता है। वह बिना झिझके स्टेला को सीधे प्राणी के जबड़ों में धकेलकर खुद दूर लुढ़क जाता है। तुम क्या कर रहे हो? स्टेला शुद्ध डर से चीख उठती है। वह विशाल सड़ांत मारती जबड़े उसके गले के पास आ जाते हैं। जीवन और मृत्यु एक ही क्षण में, और जीवित रहने की इच्छा हर दूसरी भावना पर हावी हो जाती है। स्टेला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह विशाल कुत्ते के सिर को देखती है, जो सीधे उसके चेहरे की ओर झपट रहा है। उसके दिमाग में लाल आइकन पागलों की तरह चमकने लगता है। गायब हो जाओ! वह अपने अंदर चीखती है। इस बार लक्ष्य कोई कई टन वजनी स्टील का दरवाजा नहीं है। ये एक जीवित प्राणी है। विशाल तिब्बती मास्टिफ की खोपड़ी, जो स्टेला की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थी, अचानक फट जाती है, जैसे उसका अस्तित्व ही मिट गया हो। अब बस आधा सिर कटा कुत्ते का शव बचा है, जो अपनी पूरी गति से स्टेला से टकराता है और लगभग उसकी जान ही निकाल देता है। लेकिन वह बच जाती है और उसे एक नई बात पता चलती है। उसकी प्रणाली भले ही दरवाजे नहीं खोल सकती, लेकिन ऐसी चीजों के खिलाफ बिल्कुल घातक है। ऊपर मैं अपनी दूरबीन नीचे करता हूँ। मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलकती है। मुझे हैरानी नहीं है कि स्टेला ने हालात पलट दिए। उसके पास S रैंक की लड़ाकू क्षमता है। अगर वो यूं ही मर जाती तो आगे का मजा ही क्या रहता। वो खुद नहीं जाएंगे तो मैं उन्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरी आवाज फिर गूंजी। 200 मीटर पूर्व में एक सुरक्षा बूथ है। पहले यह पुराने गार्ड का ठिकाना था। कांच टूटा हुआ है, लेकिन कम से कम छत तो है। यही तुम्हारी रात भर जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद है। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह बंद हो जाती है। लाइटें बुझ जाती हैं। अंधेरे में 2 कांपती हुई आकृतियां पीछे छूट जाती हैं, जिन्हें चमकती हरी आंखों की बढ़ती हुई घेराबंदी ने घेर लिया है। चलो, सुरक्षा बूथ! स्टेला अपने ऊपर से कुत्ते की लाश को हटाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है। वह ट्रॉय की तरफ देखती तक नहीं है। वह उस धक्के को भूली नहीं है। ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड पास आने से ठीक पहले दोनों किसी तरह घिसटते और रेंगते हुए जर्जर सुरक्षा बूथ की ओर बढ़ते हैं। बूथ बहुत छोटा है, चारों ओर से हवा के लिए खुला हुआ। आधी खिड़की का शीशा पहले ही टूट चुका है और दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता। लेकिन बाहर की खुली बर्फीली जमीन की तुलना में यह कम से कम थोड़ी सी दुखद सांत्वना तो देता है। वे खिड़कियों को लकड़ी के टुकड़ों और फटे हुए अखबार से बंद करते हैं, फिर धूल भरी जमीन पर गिरकर हाँफने लगते हैं। तुम ठीक हो? ट्रॉय उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और उसके चेहरे पर मनाने वाली मुस्कान है। पहले मैं उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें नहीं, गलत मत समझना, मुझसे दूर रहो। स्टेला उसे ठंडे सटीक अंदाज में झटक देती है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हैं।
अभी जो हुआ उसके बाद वह मासूम नाजुक मुखौटा जो वह हमेशा पहनती थी आखिरकार टूट जाता है और उसके पीछे से जो झलकता है वह है शुद्ध स्वार्थी गणना। मत सोचो, मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है। ट्रॉय, तुम हैंडसम और समझदार थे इसलिए साथ रखा था। अभी तुम बेकार हो। इसके बाद दोबारा हाथ उठाया तो कुत्ते की तरह सिर उड़ा दूंगी। ट्रॉय एकदम सख्त हो जाता है। वह स्टेला के खून से सने चेहरे की ओर घूरता है। उसकी आंखों में जहर की एक झलक आती है जो तुरंत छुप जाती है। उसे सब पता है। अब स्टेला के पास क्लियर सिस्टम है और भले ही वह इससे खाना नहीं बना सकती, लेकिन वह उसे बिना पसीना बहाए मिटा सकती है। उसके पास अब सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर से भूख लगने लगती है। पहले का वह छोटा सा बीफ का टुकड़ा बहुत पहले ही जल चुका है। भीषण ठंड उनके शरीर से आखिरी कैलोरी तक निकाल रही है। इधर उधर देखो, कभी कोई यहाँ रहता था, शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए। अपनी अहमियत साबित करने के लिए बेताब ट्रॉय एक बूथ के कचरे के ढेर में टटोलना शुरू करता है। ठीक जब वह हार मानने ही वाला था, बिस्तर के नीचे एक कोने में उसकी उंगलियों को कुछ सख्त सा महसूस होता है। वह उसे बाहर निकालता है। एक सॉसेज लिंक जो दरार में गिर गया था। उसकी खोल एक जगह से कुतरी हुई है और वह एक लाल पत्थर के टुकड़े की तरह जमकर सख्त हो गई है। ट्रॉय के लिए यह अनमोल है। उसकी प्रवृत्ति जाग जाती है। वह उसे अपनी जैकेट के अंदर छुपाने की कोशिश करता है। इसे मुझे दे दो, स्टेला की ठंडी आवाज पीछे से सुनाई देती है। ट्रॉय ठिठक जाता है, फिर मजबूरी में हंसते हुए मुड़ता है। देखो मुझे क्या मिला, क्यों ना हम इसे बांट लें, इसे मुझे दे दो। स्टेला अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी हथेली में हल्की लाल चमक धड़क रही है। धमकी बिल्कुल साफ है। ट्रॉय दांत भींचता है और उसे सौंप देता है। स्टेला उसे झपट लेती है और कुछ भी बांटने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह रैपर को फाड़ देती है, कीटाणुओं की परवाह किए बिना, और सीधे काट लेती है। जमी हुई सॉसेज उसके मसूड़ों को काट देती है और खून निकाल देती है, लेकिन स्टार्च और मांस का स्वाद उसे राहत से आधी पागल कर देता है। वह कुछ ही कौरों में 2/3 निगल लेती है और बस एक टुकड़ा छोड़ती है। ट्रॉय की बेबस आंखों को देख स्टेला नाक चढ़ाकर बचा हुआ टुकड़ा ऐसे फेंकती है जैसे किसी भिखारी को जूठन दी हो। खुद को खुशकिस्मत समझो। अब से जो भी तुम ढूंढोगे वह सबसे पहले मेरे पास आएगा। जो मैं छोड़ दूंगी वही तुम्हारा खाना होगा। ट्रॉय धूल से सना हुआ टुकड़ा उठाता है, उसे प्लास्टिक की खोल समेत अपने मुंह में ठूंस लेता है और चबा जाता है। वह अपना सिर झुका कर रखता है। कोई भी उसकी आंखों में जलती नफरत को नहीं देखता। स्टेला, बस तुम इंतजार करो। जिस पल मुझे अपनी कोई ताकत मिल गई या जिस पल ये अभिशप्त बर्फबारी रुकी, तुम इसे जरूर पछताओगी। इसी बीच 200 मीटर दूर मेरी सुरक्षित जगह के बेसमेंट में मैं गर्म वाटर जेट वाले बाथटब में फैला हुआ हूँ, टैबलेट हाथ में लिए। सार्वजनिक इंटरनेट बंद है, लेकिन मेरी मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर अब भी दुनिया भर से सिग्नल पकड़ रहा है। स्क्रीन पर वैश्विक सुर्खियां चल रही हैं। न्यूयॉर्क आपातकाल की स्थिति में है। मैनहट्टन बर्फ में जकड़ा हुआ है। टोक्यो में दंगे भड़क रहे हैं। सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का संपर्क टूट गया है और चीन से एक आपातकालीन प्रसारण आ रहा है। देश ने अपनी सबसे उच्च स्तरीय आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए हैं। सभी क्षेत्रों में आधिकारिक शरण स्थल खुले हैं। स्थानीय शरण स्थल का स्थान सिटी ईस्ट स्पोर्ट्स सेंटर। मैं उन निर्देशांकों को घूरता हूँ, एक उंगली से टब के किनारे को थपथपाते हुए। अपनी पिछली जिंदगी में वह जगह शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा आधिकारिक किला थी, लेकिन ठीक इसी वजह से वहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई कि सामान बहुत जल्दी खत्म हो गया। और जब प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई तो 1 महीने के अंदर ही ग्रेनरी दंगा भड़क उठा, जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए। और तभी स्टेला अपनी बाधाएं हटाने की क्षमता का उपयोग करते हुए आधिकारिक इंजीनियरिंग दल के लिए केवल एक औजार बनकर रह गई, जिसे हर दिन बर्फ में दबी सड़कों को साफ करने के बदले आधा स्टीम्ड बन दिया जाता था। ऐसा लगता है कि इतिहास नहीं बदला है। मैं खबर बंद करता हूं और सिस्टम इंटरफेस खोलता हूं। कुल भंडार 32,000 टन। सिस्टम स्तर LV1। अनुभव 10%। अपग्रेड की आवश्यकता 10 स्तर एक ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर इकट्ठा करें। मैं टब से बाहर आता हूं। पिछली जिंदगी में लोगों को तीसरे महीने तक नहीं पता था कि ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर से शक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। मुझे ये पता है। अभी ज्यादातर ज़ॉम्बी में कोर नहीं है, पर म्यूटेंट जानवरों जैसे उन कुत्तों में इनके होने की पूरी संभावना है। वो मूर्ख स्टेला जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुत्ते को मारने पर ही ध्यान केंद्रित थी, उसने सबसे कीमती इनाम बर्फ में ही छोड़ दिया। वो मेरे अनुभव अंक हैं, इन्हें बेकार नहीं जाने दे सकता। मैं खुद को सुखाता हूँ, हल्का नैनोथर्मल कॉम्बैट सूट पहनता हूँ, अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी उठाता हूँ और टहलने का फैसला करता हूँ। इस बर्फीले तूफान की पहली रात है। समय है अपनी पहली कमाई इकट्ठा करने का और शायद यह भी देखने का कि सुरक्षा बूथ में वे दोनों गार्ड कुत्ते अब तक ठंड से मर चुके हैं या नहीं। सुबह के 3 बजे हैं। बर्फीला तूफान थोड़ा धीमा पड़ गया है, लेकिन तापमान बेरहमी से -50 डिग्री सेल्सियस पर जमे हुए हैं। यह मृत क्षेत्र की सीमा है। इस तापमान पर स्टील भी कांच की तरह भंगुर हो जाता है, एक हल्की सी चोट से ही टूट जाता है। लेकिन पश्चिमी बाहरी इलाके के वीराने में एक काली आकृति चल रही है। ये वही खास उपकरण है जिसे हासिल करने के लिए मैंने भारी रकम चुकाई थी। एक पतली ग्राफीन कपड़े की परत जिसमें माइक्रो हीटिंग फिलामेंट्स बुने हुए हैं, जो मेरी कमर पर लगे न्यूक्लियर पावर सेल से संचालित होते हैं।
मेरी त्वचा को हर समय आरामदायक 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखते हैं। हेलमेट में इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन है। रेस्पिरेटर हवा में मौजूद किसी भी परमाफ्रॉस्ट ज़ॉम्बी वायरस को छान देता है। मेरा मैट ब्लैक टैक्टिकल कुल्हाड़ी एक हाथ में लटक रही है। हर कदम बर्फ में तेज चरमराहट के साथ धंसता है। 50 मीटर आगे वह ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड जिसने पहले स्टेला पर हमला किया था अभी भी बिखरा नहीं है। वे सुरक्षा बूथ के चारों ओर घूम रहे हैं। उनके पंजे कभी कभी धातु की दीवारों को खरोंचते हैं, जिससे हवा में दांत किटकिटाने वाली चीख गूंजती है। कुल मिलाकर वे 7 हैं। थर्मल इमेजिंग डिस्प्ले के जरिए मैं शांतिपूर्वक हर लक्ष्य को चिन्हित करता हूँ। ये ज़ॉम्बी कुत्ते बेहद हिंसक हैं, लेकिन अभी वे सबसे ज्यादा शांत हैं। बेहद ठंड ने उन्हें मारा तो नहीं, लेकिन उनकी जोड़ें जाम कर दी हैं। वे सामान्य से कम 30% धीमे चल रहे हैं। यही वह पल है, मैं बर्फ के टीले के पीछे से बिजली की तरह काले रंग की लकीर बनकर निकल पड़ता हूँ। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अभी भी बूथ पर गुर्रा रहा है। उसे तो पता भी नहीं चलता कि क्या आने वाला है। मेरी कुल्हाड़ी सबसे पहले पहुंचती है। स्तर 1 का ज़ॉम्बी कुत्ता मारा गया। अनुभव अंक 5। उस आवाज से बाकी 6 कुत्ते तुरंत सतर्क हो जाते हैं। मुख्य कुत्ता, जो कि सबसे बड़ा उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ है, अपना सिर घुमा लेता है। उसकी डरावनी हरी चमकती आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। वह अपने पिछले पैरों से जोर लगाता है। उसका विशाल शरीर टैंक की तरह मेरी ओर दौड़ता है। जैसे ही मास्टिफ मेरे करीब आधा मीटर की दूरी पर पहुंचता है, उसका जबड़ा पूरी तरह खुला होता है। वह मेरी गर्दन पर झपटता है। ले इसे। मेरा बायां हाथ झटके से खुलता है। उसका निशाना उसके पैरों के नीचे की जमीन पर है। उसी पल मास्टिफ के नीचे की 2 मीटर चौड़ी मोटी बर्फ की परत और उसके नीचे की जमी हुई जमीन अचानक गायब हो जाती है। यह एक जाल तकनीक है जिसे मैंने बार बार प्रयोग करके विकसित किया है। जहां एक पल पहले ठोस जमीन थी, वहां एक 3 मीटर गहरा गड्ढा पल भर में खुल जाता है। दौड़ता हुआ मास्टिफ अपने पैरों के नीचे कुछ नहीं पाता और अपनी ही गति से सीधा गड्ढे में गिर जाता है। नीचे इतनी जोर से टकराता है कि हड्डियां टूटने की आवाज ऊपर तक गूंजती है। एक पल की भी देर किए बिना मैं उसके पीछे गड्ढे में कूदता हूँ। मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी हवा में एक साफ अर्धचंद्राकार घेरा बनाती है। एक गुर्राते हुए कुत्ते का सिर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है। एलिट ज़ॉम्बी कुत्ते को मार दिया। अनुभव अंक 20 बढ़े। आइटम गिरा। लेवल 1 पावर क्रिस्टल कोर टाइम जोन। संतुष्टि की एक लहर दौड़ गई। बाकी छोटे दुश्मनों से निपटने का समय नहीं है। मैं झुक जाता हूँ। घिन को दबाते हुए दस्ताने पहने उंगलियां टूटे हुए खोपड़ी में खोदती हैं, कुछ तलाशती हैं। कुछ ही पलों में मैं एक क्रिस्टल निकालता हूँ जो नाखून से बड़ा नहीं है और हल्की लाल चमक बिखेर रहा है। ये सर्वनाश का सबसे कठिन मुद्रा है, एक क्रिस्टल कोर जो ज़ॉम्बी की शक्ति का स्रोत और मानव विकास की कुंजी है। अपनी पिछली जिंदगी में एक लेवल 1 क्रिस्टल कोर के बदले 1 टन चावल मिलता था। गड्ढे के ऊपर बाकी 5 ज़ॉम्बी कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, लेकिन गड्ढे की गहराई उन्हें मेरे पीछे आने से रोक रही है। मैं ऊपर देखता हूँ और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल जाती है। जल्दी मत करो, एक एक करके तुम सब मेरे अनुभव अंक हो। एक विचार आते ही मैं सबस्पेस से एक संशोधित नेल गन निकालता हूँ। उच्च दबाव गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई अगले 5 मिनट एक तरफा कत्लेआम बन जाते हैं। मैं गड्ढे से बाहर चढ़ता हूँ और हर लाश की जांच करता हूँ। अच्छी कमाई हुई। कुल मिलाकर 3 क्रिस्टल कोर मिले। मैं अपनी नजर पास के सुरक्षा बूथ की ओर घुमाता हूँ। सन्नाटा। मैं आगे बढ़कर टूटा दरवाजा लात से खोलता हूँ। फर्श पर पैरों के निशान बिखरे हैं जो हाईवे की तरफ जाते हैं। दीवार पर नाखून से खरोंच कर लिखी गई एक टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति, डेमियन बस तुम इंतजार करो। मैं तिरस्कार भरी हंसी छोड़ता हूँ। इस प्रलय में जिंदा रहना अक्सर मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर 2 ऐसे लोगों के लिए जिनका अहंकार पहाड़ जैसा है और जिंदगी कागज जितनी नाजुक। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। मेरा सिलहूट तूफान में समा जाता है। मेरी अगली मंजिल शहर के केंद्र में फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल है। वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं है, वहाँ मुझे एक और चीज की सख्त जरूरत है, एंटीवायरल सीरम। जब स्टेला 2 सॉसेज लिंक के लिए अपनी गरिमा बेच रही है, मैं अपने ऑल टेरेन स्नोमोबाइल पर शहर के खंडहरों में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा हूँ। वो सड़कें जो कभी जीवन से गुलजार थीं, अब बर्फ और बर्फीले तूफान के मीटरों नीचे दबी हुई हैं। मैं स्ट्रीट लाइट्स की ऊंचाई के बराबर चल रहा हूँ। बर्फ के नीचे अनगिनत वाहन और लाशें बंद हैं, मानो एक विशाल एम्बर संग्रहालय। अस्पताल की इमारत अंधेरे में चुपचाप खड़ी है। इसकी ज्यादातर खिड़कियां टूटी हुई हैं। प्रवेश द्वार के सामने का चौक जमी हुई ज़ॉम्बियों से दीवार तक भरा हुआ है। अधिकांश लोग अपनी अंतिम घड़ी की मुद्राओं में जमे हुए हैं। कोई पंजीकरण के लिए कतार में, तो कोई भागते हुए ठंड और हताशा दोनों से एक साथ जम गए। लेकिन मुझे पता है कि वे मरे नहीं हैं। जैसे ही वे किसी जीवित शरीर की गर्मी महसूस करेंगे, वे तुरंत जाग उठेंगे। सिस्टम साइलेंट फील्ड सक्रिय करो। मैं अपने शरीर के चारों ओर 1 मीटर की ध्वनि रोकने वाली परत बनाने में थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करता हूँ और छिपकली की तरह आगे बढ़ता हूँ। मैं ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके पूरी तरह से पहली मंजिल की लॉबी को पार कर जाता हूँ और सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ जाता हूँ। तीसरी मंजिल फार्मेसी। मैं खिड़की से अंदर फिसल गया। यहाँ ज़ॉम्बी बहुत कम है, बस कुछ ही म्यूटेटेड आकृतियां और नर्स की वर्दी में बिना उद्देश्य के भटक रही हैं। टैक्टिकल कुल्हाड़ी निकाल ली। मैं बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ता हूँ। 2 साफ वार। काम हो गया। मैं फार्मेसी की शेल्फ्स के पास जाता हूँ। सब ले लो। मेरा हाथ पूरे शेल्फ पर फिरता है। दवा की कतार दर कतार एक पल में गायब हो जाती है। एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, पेन किलर्स, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर की दवाएं, क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले समेटो फिर छांटो। तभी नीचे से गोलियों की बौछार सुनाई देती है जो सन्नाटे में बिजली जैसी कड़कती है। मैं खिड़की की ओर बढ़ता हूँ।
दो संशोधित बख्तरबंद वाहन अस्पताल के गेट तोड़ते हुए प्लाजा में घुस आते हैं। 7 या 8 भारी हथियारों से लैस गुंडे हाथों में AK-47 और शॉटगन लिए बाहर निकलते हैं और चारों ओर गिरते जॉम्बीज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। चलो मुख्य दरवाजे को धमाके से खोल दो। बॉस कहता है कि हमें सिर्फ ब्लड बैंक का प्लाज्मा और फार्मेसी की दवाएं चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दो। निशानदार नेता गरजता है। बंदूक की चमक में मैं उनके वाहनों पर बना प्रतीक देख पाता हूँ, एक काला शार्क, ब्लैक शार्क गैंग। तो इन्होंने समझ लिया कि दवाइयां कितनी कीमती हैं और रात के अंधेरे में लूटने आ गए। मैं जल्दी से जाने की कोशिश नहीं करता, इसके बजाय मैं खिड़की के पास एक आरामदायक जगह ढूंढता हूँ और ब्लाइंड्स के पीछे से नीचे का तमाशा देखता हूँ। ब्लैक शार्क गैंग के पास जबरदस्त हथियार हैं और ठंड के कारण जॉम्बी धीमे हो गए हैं, इसलिए वे जल्दी से रास्ता साफ करते हैं और सीधे लॉबी के लिफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक घातक गलती कर दी है। शोर ने न सिर्फ प्लाजा के जॉम्बियों को बल्कि आसपास के सभी ब्लॉकों में जो कुछ भी है और अस्पताल के बेसमेंट में जो भी छुपा है सबको जगा दिया है। जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग लॉबी में घुसती है, फर्श फट पड़ता है। 3 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल जॉम्बी जिसकी मांसपेशियां उसके पूरे शरीर पर लिपटी हुई हैं और जिसकी त्वचा लोहे की राख जैसी रंग की है, अंडरग्राउंड पार्किंग लेवल से ऊपर की ओर तोड़ते हुए आ जाता है। साधारण जॉम्बियों की सूखी सिकुड़ी काया के विपरीत यह जॉम्बी कच्ची ताकत से फूला हुआ है, एक जीता जागता दानव, लेवल 2 म्यूटेंट, टायरेंट स्ट्रेंथ टाइप। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। लेवल 2 म्यूटेंट, इतनी जल्दी? अस्पताल जैसी मौत वाली जगह राक्षसों को जल्दी पैदा करती है। ये क्या है? ब्लैक शार्क गैंग डर से जम गई। फिर एक साथ कई AK बंदूकें चल पड़ती हैं। गोलियां टायरेंट को लगती हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ खून की बूंदें ही निकलती हैं। वे उसकी मांसपेशियों को भेद ही नहीं पाती। टायरेंट एक दहाड़ मारता है, पास के अस्पताल के बेड को पकड़ता है और उसे फ्रिस्बी की तरह फेंक देता है। 2 ब्लैक शार्क गुंडे तुरंत ही छपटे हो जाते हैं। पूरा दृश्य अफरा तफरी में बदल जाता है। जो गुंडे अभी कुछ पल पहले इतराते घूम रहे थे, अब चीखते चिल्लाते बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, मेरी आंखें चमक उठती हैं। मुझे ब्लैक शार्क गैंग की जानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे टायरेंट का लेवल 2 क्रिस्टल कोर चाहिए। वो चीज मुझे सीधे अगले स्तर तक पहुंचा सकती है और शायद कोई नई क्षमता भी खोल दे। ये एक टॉप टियर ड्रॉप है और वे दोनों ब्लैक शार्क वाहन भी काबिले हासिल हैं। पेशेवर रूप से मॉडिफाइड बख्तरबंद वाहन जो लोगों और सामान को ढोने के लिए मेरी स्नोमोबाइल से कहीं बेहतर है। मैं इंतजार करता हूँ कि ब्लैक शार्क गैंग टायरेंट को थका दे और टायरेंट ब्लैक शार्क गैंग का सफाया कर दे। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा जाता है। ब्लैक शार्क गैंग का सफाया हो चुका है और टायरेंट बुरी तरह घायल है। मैं तीसरी मंजिल से कूदता हूँ और हवा में ही सबस्पेस से TNT विस्फोटकों का एक बंडल निकालता हूँ जिसकी फ्यूज पहले से जल रही है। लो, ये रहा एक तोहफा। मैं हवा में अपना कोण बदलता हूँ और विस्फोटकों का बंडल सीधा टायरेंट के खुले हुए मुंह में फेंक देता हूँ। टायरेंट की प्रवृत्ति जाग जाती है। वो उसे खाना समझकर काट लेता है। मैं जमीन पर गिरते ही लुढ़कता हूँ ताकि झटका कम हो जाए और एक विशाल सहारा स्तंभ के पीछे कूद जाता हूँ। विस्फोट से पूरी इमारत हिल जाती है। जब धूल छंटती है तो एक विशाल सिर रहित शरीर जमीन पर पड़ा होता है। मैं वहां जाता हूँ और मलबे में तलाश करता हूँ और आखिरकार जली हुई नरम ऊतक के ढेर में दबा हुआ पाता हूँ। मुझे अखरोट जैसा एक क्रिस्टल कोर मिला जो गहरे नीले रंग में चमकता है। क्रिस्टल कोर मिला, लेवल 2 पावर क्रिस्टल। एक बार उच्च शुद्धता ऊर्जा स्रोत मिला। अभी अवशोषित करें और अपग्रेड करें। हाँ, क्रिस्टल कोर घुलकर एक गर्म लहर में बदल जाता है जो मेरी हथेली से पूरे शरीर में फैल जाती है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे शरीर की हर हड्डी चटक रही है, हर रेशे में शक्ति दौड़ रही है। मेरी संवेदनशीलता दोगुनी हो गई। सिस्टम अपग्रेड पूरा। स्तर 2, नई क्षमता अनलॉक, स्पेस ब्लेड। स्पेस ब्लेड मानसिक ऊर्जा से 1 मीटर लंबी स्थानिक दरार बनाता है जो सभी भौतिक रक्षा भेद कर काट सकता है। मैं अपनी हथेली को घूरता हूँ। एक विचार के साथ ही मेरी उंगली के सिरे पर स्याही जैसी काली बेहद पतली रेखा प्रकट हो जाती है। मैं उसे पास में खड़े भारी बख्तरबंद वाहन की मोटी प्लेट पर हल्के से चलाता हूँ जैसे टोफू काट रहा हूँ और कठोर स्टील एकदम चिकनी रेखा में 2 हिस्सों में बट जाता है। अत्यंत शक्तिशाली। मैं इस क्षमता को वापस खींच लेता हूँ, संतुष्ट। मैं 2 बख्तरबंद वाहनों की ओर मुड़ता हूँ जिनके इंजन अभी भी चालू हैं और सब कुछ ले लेता हूँ। वाहन, सामान, सब कुछ। इस अस्पताल दौरे में मुझे दवाइयाँ मिली, एक स्तर बढ़ा और उसके ऊपर एक अप्रत्याशित लाभ भी मिला। महामारी ऐसे ही चलनी चाहिए थी। मैं स्नोमोबाइल पर सवार होता हूँ, इंजन की गर्जना के साथ अंधेरे में निकल पड़ता हूँ। महामारी का 15वां दिन, सिटी ई स्पोर्ट्स सेंटर। अंदर की हवा बहुत पहले ही रुक चुकी है, जिसमें सड़न की दमघोंटू बदबू, कचरे की खट्टी दुर्गंध और निराशा की बासी सड़न घुली हुई है। एक स्टेडियम जिसमें कभी 50,000 लोग समाते थे, अब उसमें 30,000 से भी कम लोग शरण लिए हुए हैं। जो कुछ व्यवस्था बची थी वह भी अब ढह चुकी है। जब कल रात आखिरकार जनरेटर बंद हो गया तो उसके साथ सभ्यता की आखिरी झलक भी चली गई। अब कोई खाना नहीं बचा है। गोदाम खोलो। अधिकारी खुद के लिए सामान जमा कर रहे हैं जबकि हम छाल चबा रहे हैं। दंगा अचानक भड़क उठता है। हजारों भूख से पागल बचे हुए लोग सुरक्षा पंक्ति को तोड़कर कमांड जोन की ओर ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई ज्वार उठ रहा हो।
गोलियों की आवाज, चीखें और मांस फाड़ने की आवाजें सब एक में घुल जाती हैं। स्टेला स्टैंड्स के एक कोने में दुबकी हुई है। उसके हाथ में लंबा कुंद ब्लेड वाला बर्फ हटाने का फावड़ा है। पिछला हफ्ता किसी जीवित नरक से कम नहीं रहा। उसके कभी सुंदर रहे हाथ अब शीतदंश, घावों और खून के फफोलों से ढके हुए हैं। क्लियर सिस्टम उसकी एकमात्र जीवन रेखा बन गई है, लेकिन इसी ने उसे बोझा ढोने वाला जानवर भी बना दिया है। ट्रॉय दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। अफरा तफरी में उसने एक फायर एक्स झपट ली। उसकी आंखों में फंसे हुए भेड़िए जैसी जलन है। खबर है कि जॉम्बी की लहर ने बाहरी घेरा तोड़ दिया है। ये जगह अब मौत का जाल बनने वाली है। हम दौड़ते हैं। कहाँ दौड़े? स्टेला बर्फीले तूफान की ओर खालीपन और निराशा के साथ देखती है। बाहर तापमान -60 है। बाहर कदम रखना मौत की सजा है। पश्चिम जिला। हम डेमियन को ढूंढते हैं। मैंने सब सोच लिया है। सिर्फ हम दोनों का जाना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हम हजारों लोगों को साथ ले जाएं तो कोई भी किला एक सेना और हजारों हताश लोगों को नहीं रोक सकता। कमांडर वांग के पास बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार हैं। उसे पश्चिम के बिजली और गर्मी वाले सज्जित भूमिगत किले के बारे में पता चला तो वह क्या करेगा? स्टेला की आंखों में कुछ बदल जाता है। निराशा अब जहर में बदल रही है, फिर एक तरह के जंगली संकल्प में सख्त हो रही है। जब वह राजा की तरह जी रहा है तो मुझे नर्क में क्यों भुगतना चाहिए? 10 मिनट बाद कमांड ऑफिस। कमांडर वांग अपने कॉलर से पसीना पोंछते हुए अपने आदमियों को फाइलें नष्ट करने का आदेश दे रहे हैं, जबकि वह भागने की तैयारी कर रहे हैं। सर, मुझे एक जगह पता है। स्टेला अंदर घुस आती है। उसके चेहरे पर तनी बंदूक की नली से भी वह जरा भी नहीं घबराती। चिल्लाती है, मुझे पता है कि सामान कहाँ है। मुझे पता है कि सामान कहाँ है। दसियों हजार टन, साथ में जनरेटर और एक पूरी तरह से किलेबंद बेस भी है। तुमने क्या कहा? अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। स्टेला तेज तेज सांस लेते हुए विश्वसनीय दिखने के लिए बोलती है। वह एक होर्ड सिस्टम अवेकन है। प्रलय से पहले उसने शहर के हर कोल्ड स्टोरेज को खाली कर दिया था। ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। एक छोड़े गए उस जगह को ले लो और हम सब बच जाएंगे, हम में से हर एक। कमांडर वांग की आंखों में चमक आ जाती है, हताशा से फिर से जन्मी लालच की चमक। अच्छा, बहुत अच्छा। वह मेज से नक्शा झपट लेता है और अपनी हथेली पश्चिमी जिले पर जोर से पटकता है। सभी को खबर दो, सब ध्यान दें। जो मरना नहीं चाहता, जो भूखा नहीं रहना चाहता, मेरे साथ चले। लक्ष्य वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जो भी रास्ता बनाएगा उसे जो चाहे ले सकता है। जो भीड़ कुछ सेकंड पहले खुद को फाड़ रही थी वह तुरंत एक साझा मकसद पा लेती है। वर्गीय आक्रोश शून्य को भरने के लिए उमड़ पड़ता है और यह हताश लोगों की इस सेना को एक साथ बांधने वाली सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाता है। आधे घंटे बाद 5 बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला आगे आगे चलता है। उसके पीछे दर्जनों संशोधित ट्रक और उनके पीछे हजारों बचे हुए लोग बर्फीले तूफान में कूद पड़ते हैं। हथियारों से लैस वे आंखों में बदले की आग लिए चल रहे हैं। स्टेला सबसे आगे वाले वाहन में बिस्किट थामे बैठी है। चेहरे पर क्रूर मुस्कान है। डेमियन, इस बार मैं सेना लेकर आ रही हूँ। देखती हूँ अब कैसे बचोगे। काफिले के पीछे जीवितों की गंध से आकर्षित होकर जॉम्बियों की एक लहर चुपचाप पीछा कर रही है। कोई अलार्म नहीं बजता। मैंने उन्हें बहुत पहले ही चुप करा दिया था। मैं दूसरी मंजिल की बुलेट प्रूफ फर्श से छत तक की खिड़की के पास खड़ा हूँ, काले टैक्टिकल कोट में, हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए, जैसे कोई सुरुचिपूर्ण संचालक बर्फ में रेंगती लंबी कतार को ऊपर से देख रहा हो। सिस्टम इंटरफेस पर एक चेतावनी चमकती है। मैं देखता हूं कि निगरानी स्क्रीन पर लाल बिंदुओं की भरमार हो जाती है और मेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती है। बड़ी संख्या में शत्रुतापूर्ण बल पास आते हुए पाए गए हैं। दुश्मन की संरचना: 5 बख्तरबंद वाहन, 3 भारी मशीन गन, 2 RPG रॉकेट लॉन्चर, 12 जागृत, 3000 से अधिक सशस्त्र लड़ाके पीछे, 5000 से अधिक स्तर 1 की जॉम्बी भीड़, 3 स्तर 2 के उत्परिवर्ती। वाकई ये लोग मुझे बहुत महत्व देते हैं। मैं धीरे धीरे वाइन की चुस्की लेता हूँ। इतनी ताकत तो किसी छोटे देश की राजधानी पर कब्जा कर सकती है, लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे तो थोड़ी उत्तेजना महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से घर में बंद रहना बेहद उबाऊ रहा है। बस क्षमताएं बढ़ाना और पुरानी फिल्में देखना ही चल रहा था। धार के किनारे पर नाचने का जो रोमांच है वही तो असली मजा है इस प्रलय का। बख्तरबंद इंजनों की गड़गड़ाहट बर्फीले तूफान की आवाज को भी दबा देती है। लाउडस्पीकर पर कमांडर वांग की आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। काफिला सुविधा से 500 मीटर की दूरी पर रुकेगा। ध्यान दें, अंदर मौजूद व्यक्ति हम शेल्टर 7 की आधिकारिक बचाव इकाई हैं। आपातकालीन अधिकार के तहत हम आपकी आपूर्ति और शरण की मांग कर रहे हैं। तुरंत अपने हथियार डालें और गेट खोलें। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपको विशेष सलाहकार का पद और आपकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। विशेष सलाहकार नहीं, विशेष गुलाम कहना चाहिए। कमांडर वांग का चेहरा गहरा पड़ जाता है। उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा। स्टेला, तुमने कहा था तुम कर लोगी। जाओ, उससे बात करो और उसे असली दबाव दिखाओ। वह मेगाफोन लेती है और बख्तरबंद वाहन के ऊपर चढ़ जाती है। ठंडी हवा उसे लगभग गिरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में जलती नफरत की लौ की तरह भड़क रही है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। इन सब लोगों को देखो, ये सब भूख से मर रहे हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और कंट्रोल पैनल पर एक लाल बटन पर हल्के से उंगली रखता हूँ। तुम अकेले इन सारी सप्लाई पर बैठे हो। क्या तुम्हें अपनी अंतरात्मा नहीं कचोटती? अभी दरवाजे खोल दो तो लोग शायद तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे, वरना जब हम अंदर घुसेंगे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
तुम अब भी इतने भोले हो? वांग अब सब्र खो चुका आदेश देता है, क्या तुम्हें लगता है कि इन सब लोगों को यहाँ लाकर तुम मुझे डरा सकते हो? नहीं, तुमने तो बस मुझे एक मानव ढाल की दीवार दे दी है। स्पेस रिफ्रैक्शन फील्ड। रॉकेट ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने किसी दर्पण से टकरा गया हो। यह मुड़कर उसी रास्ते वापस जाता है और सीधे उनकी ही एक ट्रक से टकरा जाता है। धड़ाम। आग की एक दीवार फूट पड़ती है, लड़ाकों से भरी ट्रक टुकड़ों में बिखर जाती है और हवा में धातु के टुकड़े और शरीर के अंग बरसने लगते हैं। क्या? सभी लोग हैरानी में जड़ हो जाते हैं। जवाबी फायर करो, गोली चलाओ। गोलियों की बौछार दीवारों पर बरसती है, लेकिन वे सिर्फ चिंगारियां निकालती हैं। पेंट तक मुश्किल से उखड़ता है। मैं अपनी उंगलियां चटकाता हूं, अब मेरी बारी है, और बटन दबाता हूं। डिफेंस सिस्टम ऑनलाइन। माइनफील्ड सक्रिय। शीशे से आगे बढ़ रहे लड़ाकों के नीचे की बर्फ धंस जाती है, लेकिन ये साधारण गड्ढे नहीं है, बल्कि सैकड़ों दिशात्मक उच्च विस्फोटक एंटी पर्सनल माइंस का एक क्षेत्र है। श्रृंखलाबद्ध विस्फोट पटाखों की तरह हवा में गूंजते हैं और बर्फ एक पल में लाल हो जाती है। सैकड़ों लोग तो चीख भी नहीं पाते और गायब हो जाते हैं। भीड़ डर के मारे पीछे की ओर भागती है, लेकिन पीछे वाले अब भी आगे धकेल रहे हैं। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है और फिर इससे भी बुरा कुछ होता है। पीछे के बर्फीले मैदान से एक कान फाड़ू गर्जना उठती है। विस्फोटों और खून की गंध से आकर्षित हुए 5000 ज़ॉम्बी आखिरकार अपने दांत नुचाते हैं। अब वे बिना दिशा के भटक नहीं रहे। खून की गंध से पागल होकर वे पागल कुत्तों की तरह भीड़ के पीछे टकरा जाते हैं। मदद करो ज़ॉम्बी, हमारे पीछे ज़ॉम्बी है। सामने बारूदी सुरंगें और एक अजय किला है। पीछे अंतहीन ज़ॉम्बियों की लहर है। यह तथाकथित अभियान दल अब सैंडविच के बीच का मांस बन गया है। स्टेला, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, अभी सुरंग क्षेत्र साफ करो। कमांडर वांग घबराकर अपनी बंदूक स्टेला के सिर पर तान देता है। स्टेला बुरी तरह कांप रही है। वह अपनी सारी ताकत क्लियर सिस्टम में झोंक देती है, आगे बढ़ती है। कुछ सुरंगें गायब हो जाती हैं, लेकिन सुरंग क्षेत्र बहुत विशाल है और उसकी मानसिक ऊर्जा समुद्र में एक बूंद के समान है। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी नाक से खून बहने लगता है और वह वाहन की छत पर गिर जाती है। बेकार। कमांडर वांग उसे गाड़ी से नीचे गिराकर वापस कूदता है और बख्तरबंद गाड़ी मोड़कर भागने लगता है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम इतनी दूर आए हो, कुछ तो छोड़ जाओ। मैं छत पर खड़ा हूँ, दायां हाथ उठाए मुट्ठी बंद करता हूँ उस घूमती हुई बख्तरबंद गाड़ी की ओर। स्पेस ब्लेड काटो। एक काली दरार जो नंगी आंखों से दिखाई देती है हवा को चीरती हुई निकलती है। कोई आवाज नहीं आती। 10 टन से अधिक वजनी बख्तरबंद गाड़ी बीच से एकदम साफ सुथरी कट जाती है। कटाव इतना चिकना है जैसे आईना हो। अंदर के हर पुर्जे को खुला देखा जा सकता है। हर लड़ाका और हर ज़ॉम्बी जैसे एकदम थम जाते हैं उस एक वार की जबरदस्त ताकत से स्तब्ध। युद्ध पूरे 3 घंटे तक चलता है। कुछ गिने चुने लोग ही अफरा तफरी में गहरी बर्फ में भाग पाते हैं। बाकी 3000 से अधिक की सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। बर्फबारी रुक जाती है। आसमान के किनारे एक फीका धुंधला चांद टंगा है जो अपनी रोशनी इस धरती के नर्क पर बिखेर रहा है। दरवाजों के सामने अब सिर्फ 2 जिंदा लोग बचे हैं, स्टेला और ट्रॉय। वे किस्मत वाले थे। शुरुआत में वाहन से बाहर फेंके जाने का मतलब था कि वे पहली विस्फोटक लहर से बच गए और बख्तरबंद गाड़ी के मलबे के नीचे छिपकर मरे होने का नाटक करने से वे अब तक जिंदा रह पाए। लेकिन अब उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, क्योंकि मैं ठीक उनके सामने खड़ा हूँ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। मैं लड़ाई के कपड़ों में नहीं हूँ, बस एक पतली काली शर्ट पहने, हाथ में टैक्टिकल कुल्हाड़ी, फौजी जूते जमीन पर टिके हुए एक एक कर ठहर ठहर कर उनकी ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे हर कदम की आहट उनके दिलों पर बोझ की तरह पड़ती है। स्टेला घुटनों के बल है, उसका चेहरा खून से सना हुआ है, हाथ नीले बैंगनी पड़ चुके हैं। वह रेंगते हुए मेरी ओर आती है। मुझसे गलती हुई, मुझे मजबूर किया गया था। कमांडर वांग ने ही दबाव डाला था। तुम जानते हो मैं डरपोक हूँ। सही है, उसने हम दोनों को मजबूर किया था। ट्रॉय घुटनों के बल गिर जाता है और बेतहाशा सिर झुकाता है। डेमियन, डेमियन प्लीज, जो कुछ भी हमारे बीच था उसकी खातिर मुझे जाने दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं उनके सामने 2 मीटर की दूरी पर रुक जाता हूँ। मैं सब स्पेस से एक मेज और कुर्सियां निकालता हूँ, फिर एक छोटा मिट्टी का हॉट पॉट स्टोव निकालता हूँ। मैं उसे जलाता हूँ, बर्तन रखता हूँ, उसमें शोरबा डालता हूँ और बेस डालता हूँ। कुछ ही पलों में समृद्ध और मसालेदार खुशबू बाहर फैल जाती है और खून की गंध को काट देती है। मैंने पतले कटे हुए भेड़ के मांस की एक प्लेट भी निकाल ली और टुकड़ों को शोरबे में डुबो कर पकाने लगा, बिना किसी जल्दी के। भूख लगी है। मैं चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाता हूँ और उस पर धीरे से फूंक मारता हूँ। स्टेला और ट्रॉय दोनों ने गले में गांठ सी महसूस की। उनकी आंखों में चाहत के साथ साथ डर भी था। मैं मांस को अपने मुंह में डालता हूँ और धीरे धीरे चबाता हूँ, हर एक कौर का स्वाद लेते हुए। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने भी तुमसे इसी तरह भीख मांगी थी। उस दरवाजे के पार मैंने तुमसे एक घूंट पानी के लिए भीख मांगी थी। यहाँ तक कि एक बासी बिस्किट का टुकड़ा भी मिल जाता तो चलता। तुमने क्या कहा था? स्टेला कांप रही है, बोलने में असमर्थ है। तुमने कहा था कि सामान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मायने रखते हैं। मुझ जैसे कचरे की कोई कीमत नहीं। चॉपस्टिक नीचे रखते ही मेरी आंखें चारों ओर की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गईं। अब मैं वही शब्द तुम्हें लौटा रहा हूँ। मैं खड़ा हो जाता हूँ। टैक्टिकल कुल्हाड़ी पर चांदनी की ठंडी चमक पड़ती है। ट्रॉय, मैं उसका नाम पुकारता हूँ। हाँ, मैं यहाँ हूँ।
ट्रॉय ने उम्मीद में सिर उठाया। तुमने कहा था कि तुम स्टेला के लिए मर सकते हो, क्या ये सच है? ट्रॉय हिचकिचाता है, अपने बगल में बैठी स्टेला की ओर देखता है। उसे मार दो और मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। हॉट पॉट, एक गर्म कमरा। मैं तुम्हें एक इवोल्यूशन सीरम भी दूंगा, तुम्हें जागृत बना दूंगा। एक खंजर ट्रॉय के सामने बर्फ में गिरता है। वो नहीं करेगा। स्टेला डर के मारे ट्रॉय को घूरती है, पीछे हटती जाती है। तुम ये नहीं करोगे। ट्रॉय खंजर को देखता है, फिर मेरे पीछे चमकते गर्म किले को देखता है, फिर अपने सामने खड़ी गंदी टूटी हुई औरत को देखता है। इसके लिए माफ करना। ट्रॉय खंजर झपट लेता है और स्टेला पर झपटता है। उसका चेहरा हताशा से विकृत हो जाता है। तुमने उसकी बात सुनी थी। अगर तुम मरती हो तो मैं बच जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं है। मेरे लिए बस एक बार मर जाओ। क्या ये बहुत बड़ी बात है? स्टेला चीख उठती है। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे आखिरी बार अपनी शक्ति क्लियर सिस्टम का विस्फोट करने के लिए मजबूर करती है। उसकी मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन वार सही जगह पर लगता है। खंजर ट्रॉय के हाथ से गायब हो जाता है, लेकिन उसका शरीर पहले ही स्टेला के ऊपर है। दोनों हाथ उसकी गर्दन पर कसकर जकड़े हुए हैं। मर जाओ, मर जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। वे दोनों खून से सनी बर्फ में एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ते हुए तड़पते हैं। मैं ठंडी खामोशी में देखता हूँ, जैसे किसी तमाशे को देख रहा हूँ, जब तक दोनों गिर नहीं जाते, हांफते हुए, पूरी तरह थक कर चूर। स्टेला का चेहरा बुरी तरह से कट गया है। ट्रॉय की एक आंख की रोशनी चली गई है। बहुत अच्छा खेला। मैं धीरे धीरे ताली बजाता हूँ, लेकिन मैंने झूठ बोला था। मैं उनके पास जाता हूँ और कुल्हाड़ी उठाता हूँ। मेरे सुरक्षित घर ने कभी भी कचरा नहीं अपनाया। उनकी निराशा की चीखें जमी हुई हवा को चीर देती हैं। कुल्हाड़ी नीचे आती है। इस जीवन के कर्ज आखिरकार चुकता हो गए। मैं वहां नहीं रुकता, न ही उन लाशों पर दूसरी बार नजर डालता हूँ। मैं वापस अंदर चला जाता हूँ। चिमनी में आग जोरदार जल रही है। मैं फर्श से छत तक की खिड़की तक जाता हूँ और कांच के पार अब भी रेजिंग बर्फीले तूफान को देखता हूँ। शराब की अलमारी से मैं पुरानी व्हिस्की की एक बोतल निकालता हूँ और 2 गिलास भरता हूँ। एक गिलास मैं फर्श पर उड़ेल देता हूँ, अपने पिछले जन्म के उस मूर्ख के नाम। दूसरा गिलास मैं आसमान की ओर उठाता हूँ, इस क्रूर भव्य नई दुनिया के नाम एक जाम। इस बार मैं सफल हो गया।